राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार मध्य प्रदेश पधारी भारत की यशस्वी राष्ट्रपति, परम सम्मानीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, इस अवसर पर उपस्थित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी वरिष्ठगण, देवियों और सज्जनों, आज मन अपार हर्ष और प्रसन्नता से भरा हुआ है। आज मध्य प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति जी पधारी हैं। पहले जबलपुर और उसके बाद शहडोल। शहडोल में लाखों लोगों ने आपका भावभीना अभिनंदन किया और सचमुच में जब हम सोचते हैं तो महामहिम का जीवन हमें प्रेरणा से भर देता है। एक सामान्य परिवार में जन्मी, लेकिन लगता है ईश्वर ने भी जैसे कठिन परीक्षा ली हो उनकी। अनेकों भौतिक संकटों से जूझती हुई, पारिवारिक कष्ट सहते हुए, अपने स्वजनों को खोते हुए भी, बिछुड़ते हुए भी कभी विचलित नहीं हुई। वो गीता में जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों का जिस पर कोई असर ही नहीं होता, ऐसी स्थित प्रज्ञ है भारत की राष्ट्रपति जी, हमारी राष्ट्रपति जी। और उनका सफर जीवन का, मुझे अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, वो लगता है जैसे उन्हीं के लिए लिखी गई हो। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पर लिखती मिटाती हूं, गीत नया गाती हूं। हर परिस्थिति से मैं ऐसे गुजरती हुई आगे बढ़ती रही। पहले लिपिक, फिर पार्षद और फिर विधायक। विधायक भी ऐसी के नीलकंठ सम्मान उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद मंत्री। मंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किए उसकी चर्चा आज तक झारखंड में होती है। और राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते जिस ढंग के फैसले किए, उनकी अनुगूंज संपूर्ण देश में हुई। और जब राज्यपाल नहीं थी, टर्म पूरा हो गया, तो चुपचाप अपने गांव में निष्काम कर्मयोगी की तरह फिर कर्मरत हो गई वो। और अब जब वो भारत की राष्ट्रपति हैं, तो इतने अल्प समय में ही अपने आचरण, अपने व्यवहार, गरीबों के प्रति कमिटमेंट, अपनी देशभक्ति, अपनी श्रद्धा, उसके कारण देश के जनमानस में एक अद्वितीय स्थान उन्होंने बनाया है। मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज वो हमारे बीच है। आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली वो अब्दुल्लागंज से इटारसी तक 12 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 4 लेन मार्ग के निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगी। और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगी। ये दोनों काम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कल विदाई लेने के पहले वो महिला सशक्तिकरण के लिए
मध्य प्रदेश के स्व सहायता समूह जो काम कर रहे हैं उन बहनों को भी अपना आशीर्वाद देंगी, उनसे संवाद करेंगी। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जो स्वच्छतम राजधानी है देश की, राज्यों की, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज उनका स्वागत शब्दों से करने का भी अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र के जनजाति मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गौतम जी, राज्य सरकार के सभी मंत्री गण, गणमान्य उपस्थित सभी महानुभावों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के वाले देश के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी में आपके प्रथम आगमन पर आपका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपके आगमन से मध्य प्रदेश का हर नागरिक हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा है। आपकी आत्मीयता और सहजता से हम सब अभिभूत है। माननीय, आपके द्वारा 4 लेन मार्ग रातापानी सेंक्शन और रक्षा मंत्रालय की परियोजना की सौगात राज्य को दी है, उसके लिए मैं प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। अपने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर संघर्ष एवं कर्मठता के बलबूते पर राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाया है, जिससे समुदाय को नया विश्वास और प्रेरणा मिली है। गांव के कॉलेज जाने वाली पहली बालिका से शुरू कर जनजातीय बहुत राज्य की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल और देश की पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति होने का गौरव आपने प्राप्त किया है। आपके जनसेवा, जन कल्याण और समाज के वंचित वर्गों की मजबूती के लिए किए गए प्रयास प्रेरणादायी है। सामाजिक जीवन में आपके द्वारा किए गए जनजातीय समाज के उत्थान के लिए प्रयासों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की विशिष्ट पहचान है। संविधान की गरिमा को मजबूत बनाने तथा जनजातीय समुदायों का
सशक्तिकरण करने के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों ने जनजातीय विकास को नई दिशा दी है। आपने संवैधानिक पद की मान्यताओं और दायित्व का संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता के उच्च मापदंडों का अनुपालन किया है। राज्यपाल के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में आपके द्वारा किए गए सुधारों ने शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों को नया आयाम दिया है। राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा के द्वारा संवैधानिक गरिमा के उच्च मानदंड निर्धारित का आपने सभी राजनीतिक दलों का आदर और सम्मान अर्जित किया है। राष्ट्रपति के रूप में आपको अपने बीच पाकर राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य प्रदेश की मेरी ये पहली यात्रा है। आज सबके स्नेह और स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। मैं राज्य के लगभग 8.5 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ और उन सभी की समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। आज के इस आयोजन के लिए मैं राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय संस्कृति और देश की विकास यात्रा में मध्य प्रदेश के लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है। मैं पुण्य सलीला माँ नर्मदा के जल से सिंचित इस पावन धरती को नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश की इस धरती ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसी धरती के सपूत थे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जन्मस्थली महू में है। मैं मध्य प्रदेश के एक और महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश में ही अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व तथा गौरवशाली राजनीतिक जीवन का आरंभिक विकास हुआ। 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखने में श्रद्धेय अटल जी के योगदान के लिए सभी देशवासी सदैव उनके आभारी हैं। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश में एक तरफ अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य ही भी है, दूसरी तरफ यहाँ अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत विद्यमान है। भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास तथा संगीत सम्राट तानसेन से लेकर साम्राज्ञी भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर तक अनेक प्रतिभाओं ने यहाँ की धरती पर जन्म लिया है। ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह, मेहर का उस्ताद
अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, उज्जैन का कालिदास समारोह तथा खजुराहो का नृत्य समारोह भारत के कल्चरल कैलेंडर में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। मुझे बताया गया है कि अब जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा महोत्सव भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम स्थल तथा प्रथम जैन तीर्थंकर और ऋषभदेव का प्रसिद्ध मंदिर, प्रभु श्री राम की वनवास स्थली चित्रकूट मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हैं। भीमबटिका, सांची तथा खजुराहो के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए देश विदेश से अनेक पर्यटन आया करते हैं। मध्य प्रदेश को प्रकृति का अनुपम वरदान है। मुझे बताया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। राज्य के अनेक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और टाइगर रिजर्व्स है। हाल ही में पुनो नेशनल पार्क में नामीबिया में से आए गए चीता के पुनर्वास के लेकर वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले सभी लोग अत्यंत उत्साहित थे। देश से विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास के लिए इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, पिछले महीने भारत सरकार तथा पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान करने का उपलब्धि भी सराहनीय है कि इस सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 100 सबसे स्वच्छ शहर से रैंकिंग में 30 शहर यानी लगभग 1/3 शहर मध्य प्रदेश में ही है। ये सफलता मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों की जागरूकता तथा सक्रिय जनभागीदारी का प्रभावी उदाहरण है। स्वच्छता की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों की हार्दिक प्रशंसा करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निवासियों के प्रयास सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाओं के योगदान की अमर गाथाएं समाहित है। रानी दुर्गावती और झलकारी बाई जैसे वीरांगनाओं ने महिलाओं के समर्पण और बलिदान की गौरव गाथाएं लिखी है। मध्य प्रदेश में अनेक महारानियों ने अपने उत्कृष्ट शासन की छाप छोड़ी है। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके देश की आध्यात्मिक परंपराओं में मध्य प्रदेश के योगदान की अमिट गाथा लिखी है। प्रदेश की महिला विभूतियों के प्रति सम्मान अभिव्यक्ति करने के लिए भोपाल के रेलवे
स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के साथ साथ उसका नामकरण जनजातीय समाज से आने वाली अंतिम महारानी रानी कमलापति के नाम पे किया गया है। देवियों और स्वजनों, आज DRDO की ग्वालियर स्थित मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस प्रयोगशाला के स्थापना से देश न सिर्फ बायो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भविष्य में कोविड-19 जैसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में भी सक्षम होगा। इस अवसर पर मैं DRDO की पूरी टीम को बधाई देती हूँ तथा इस प्रयोगशाला के समयबद्ध निर्माण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रातापानी से इटारसी जाने वाले हाईवे परियोजना का शिलान्यास करने के लिए मौका मिला, इसीलिए मैं प्रसन्नता हूँ और इस परियोजना पूर्ण होने पर पर्यटकों का तथा अन्य लोगों का आवागमन में सुविधा होगी, ये मुझे विश्वास है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश में समावेशी विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य ने विकास के कई मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले एक दशक की अवधि में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी राज्यों में से है। कृषि विकास दर में पिछले 4 वर्षों में औसतन 20% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी तथा राज्य सरकार की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जोहार। जनजातीय गौरव दिवस के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के 13 जनपदों के वनाधिकार पट्टे वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, लोकप्रिय सांसद श्री पकौड़ी लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, मान्य विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, अनिल कुमार मौर्य जी, राम दुलार जी, विधान परिषद सदस्य श्री विनीत सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, सेवा समर्पण संस्थान के अध्यक्ष श्री SN राय जी, सेवा कुंज आश्रम के अध्यक्ष श्री राम पाठक जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ जी, जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सदस्य श्री कृपा शंकर भगत जी, मनीराम पाल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए मेरे सभी जनजातीय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पावन जयंती पर नमन करते हुए आप सबको जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। यह दिवस आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग का माहौल पैदा करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति देने के लिए
आज मैं विशेष रूप से इस जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ लाभार्थियों को, जनजातीय समुदाय के कुछ सदस्यों को वनाधिकार के पट्टे उन्हें उपलब्ध कराए हैं और इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी हुई सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, जनपद सोनभद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। जैसा कि यहां पर बताया गया कि इस जनपद में 13 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर 15 जो जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, उनमें थारू, बुक्सा, गौड़, खरवार, सहरिया, परैया, बेगा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भूइया, यानी ये सभी जनजातियां, और मेरा मानना है कि देश के अंदर किसी एक जनपद में इतनी जनजातियां निवास करती हैं तो वह जनपद है सोनभद्र जनपद। सोनभद्र जनपद को यह गौरव हासिल है कि मानव जाति के उद्गम के साथ, जिन्होंने मानव जाति के उद्गम के साथ, इस सृष्टि की रचना के साथ, जिन लोगों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपने आप को प्रकृति के चुनौती और संघर्षों से जूझते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है, उनमें से है सोनभद्र जनपद। और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आज आया हूं भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महारानी दुर्गावती जी के नाम पर बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हमारी सरकार ने किया और आज वहां का मेडिकल कॉलेज महारानी दुर्गावती जी के नाम पर जाना जाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश को देकर के अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़ने का हम सबको एक अवसर दिया है। जनजातीय समुदाय यह भारत का महत्वपूर्ण समुदाय है जिसने धरती माता के साथ अपना संवाद जोड़ करके, संबंध को जोड़ करके इस वैदिक उद्घोष को चरितार्थ किया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, तो धरती माता को कोई नुकसान नहीं होने देना। हमारा जनजातीय समुदाय इन वनों का रक्षक भी है, इनका संरक्षक भी है और इनको हर प्रकार से अभिवृद्धि करने में वह योगदान देता रहा है। हजारों वर्षों से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना रहा है। लेकिन आजादी के कालखंड के दौरान जब ये देश गुलाम था, उस दौरान भारत के जनजातीय समुदाय पर अनगिनत अत्याचार हुए, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया। कहीं पर रानी दुर्गावती को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर भगवान बिरसा मुंडा को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर किसी अन्य महापुरुष को आकर के आगे आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2017 में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए और बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचे,
इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। बनटांगिया गांवों में जिनको कभी भी अधिकार नहीं मिल पाया था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के विगत चुनाव में पंचायत के चुनाव भी वहां पहली बार आजादी के बाद हुए हैं, और यह प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के द्वारा दिया गया अधिकार था। 1947 से लेकर 2017 तक 70 वर्षों में वहां न ग्राम प्रधान चुना जाता था, वहां न राशन कार्ड की सुविधा थी, वहां न सड़क थी, वहां बिजली भी नहीं थी, वहां कोई स्कूल भी नहीं था, वहां पर राशन की सुविधा भी नहीं मिलती थी, न पेंशन की सुविधा मिलती थी, न उज्ज्वला योजना की सुविधा मिलती थी। और जब 2017 में हम लोगों ने उसे राजस्व गांव का दर्जा दिया, तो भाइयों बहनों, आज 2017 70 वर्षों में उन परिवारों में किसी के पास अपना पक्का मकान नहीं था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर बनटांगिया परिवार के पास अपना एक पक्का मकान मौजूद है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर परिवार को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। वहां बिजली है, वहां पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी है, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राशन की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्कूल, इन सब का निर्माण कार्य वहां संपन्न हो चुका है। और मुझे प्रसन्नता हुई, आज यहां पर जब हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे थे, वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के 13 जनपदों से लाभार्थी यहां पर आकर के इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे। ये सचमुच जिनका अधिकार है, वह अधिकार उनको मिलना ही चाहिए, और उसको देने के लिए ही हम लोग आज आपके पास आए हैं कि आपका अधिकार है। आपका अधिकार, हम उन नियमों का पालन करते हुए जो भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, उसका पालन करते हुए यह अधिकार अपने जनजातीय भाइयों बहनों को उपलब्ध करवा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधिगण यहां पर, चाहे वह हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजीव गौड़ हो, लोकप्रिय सांसद पकोड़े लाल कोल हो, भूपेश चौबे जी हो, राम दुलारे गौड़ हो, अनिल मौर्य हो, ये सभी हमारे जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। आज उसी का परिणाम है, हर घर नल की योजना भी यहां साकार हो रही है। और आज उसी का परिणाम है कि यहां पर सरकार ने तय किया है कि चाहे वह थारू हो, चेरो हो, कोल हो, मुसहर हो, बुक्सा हो, भुइया हो, अहरिया हो, या जो भी जातियां जनजातियां हैं, हर जनजाति को अगर आवास का पट्टा नहीं है तो आवास का पट्टा भी देंगे। जो लाभार्थी की श्रेणी में आता वनाधिकार कानून के अंतर्गत, उसे उसका वह पट्टा भी प्राप्त होगा। और जिनके पास आवास नहीं है, हर उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार करेगी। किसी भी हमारे जनजातीय भाई बहन को इसके लिए वंचित नहीं होना पड़ेगा, कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आज इस बात का आश्वासन देने के लिए ही मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज आपके यहां बिजली पहुंचाई जा रही है। जहां पर बिजली पहुंचाने में, बिजली की लाइन ले जाने में दिक्कतें थी, वहां पर सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। हर प्रकार की सुविधाओं से अच्छी कनेक्टिविटी दी जा रही है। और यह भी व्यवस्था की जा रही है कि सड़क निर्माण के लिए बहुत सारी जगह
एनओसी न मिलने के कारण कार्य नहीं हो पाता था। एक मिशन मोड पर जिला प्रशासन, वन विभाग, ये सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम जल्दी से एनओसी लें और फिर विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आज उसी का परिणाम है। अच्छे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य श्रेणी के भी बच्चों के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर छात्रावास का निर्माण करते हुए उनकी आवासीय व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में फ्री में उपलब्ध हो सके, यह सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक लंबी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा सेवा समर्पण संस्थान को। सचमुच आज से नहीं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक ऐसा संस्थान है जिसने आजादी के बाद अकेला स्वयंसेवी संगठन, जिसने अपने जनजातीय बंधुओं को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी के साथ कार्य किया। श्री राम वनवासी कल्याण आश्रमों की स्थापना अपने खर्चे से उन्होंने स्थापित किए। उन जनजातीय बच्चों को उन छात्रावासों में ला करके उनके पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था दे करके उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं देखता हूं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्रावासों से गए हुए बच्चे प्रशासन में, आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में, पीपीएस में अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, समाज सेवी बन रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के वे कार्य कर रहे हैं। ये राम सकल जी भी तो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्र रहे हैं, उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। ऐसे अनगिनत न जाने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया है। और जब हम जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं सेवा समर्पण संस्थान के इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने जिस अभियान को अपने हाथों में लिया है, भाइयों बहनों, एक राष्ट्रीय अभियान है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर सेवा समर्पण संस्थान के इस कार्यक्रम में 2 वर्ष पहले हम तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के सानिध्य में यहां पर आए थे। तब हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम किया था और यहां पर आप देख रहे होंगे कितने वर्षों से, चाहे वह सोनभद्र हो, चंदौली में भी मैं देख रहा था कि ये सेवा समर्पण संस्थान छात्रावास चलाता था, गुरुकुल चला रहा है, यहां अच्छा स्कूल चला रहे हैं और अपने संसाधनों से जनजातीय बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके सार्थक परिणाम का ही प्रतिफल है, उनके द्वारा किए गए संघर्षों का प्रतिफल है। लगातार 1984 से लेकर के इस लड़ाई को लेकर वे काम कर रहे थे। 2006 में वनाधिकार कानून में संशोधन होता है और 2006 के संशोधन के बाद भले ही उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने उपेक्षा की हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हर जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। और मैं यहां के जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग से इसी बारे में कहूंगा कि जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वनाधिकार कानून के संशोधन के फलस्वरूप
जिस भी व्यक्ति को यह अधिकार मिलना है, समयबद्ध ढंग से एक मिशन मोड में इन वादों का निस्तारण करते हुए बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से ये अधिकार उन्हें देने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये मानना है कि यहां पर हम कुछ ऐसे सेंटर भी खोलें। मैं यहां पर सेवा समर्पण संस्थान से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान खोलें, क्योंकि यहां पर वन औषधियों की खान भी है। यहां पर तमाम प्रकार से हम लोग इको टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इन जनजातीय समुदाय से ही कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ें, गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें। जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए उन पुराने वैद्यों को हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उनके माध्यम से एक एक जड़ी बूटी को चिन्हित करते हुए आयुर्वेद के आचार्यों के साथ, आयुर्वेद के विशेषज्ञों के साथ उन्हें जोड़ना और फिर उन जड़ी बूटियों के संग्रहालय के साथ साथ उसके उत्पादन पर जोर देने के इस कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों के लिए भरपूर सहयोग करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोग सोनभद्र हो या मिर्जापुर, चंदौली हो या फिर चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच या सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जितने भी जनपद हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जहां पर हमारा जनजातीय समुदाय अधिकाधिक संख्या में निवास करता है, उन सबके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हमारे तमाम मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं। अब तक यहां पर 23,335 परिवारों को वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आएंगे, एक समय सीमा के अंदर उन सबको भी हम इसका पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की अराजकता और माफियाओं से मुक्त करने के लिए, रोकने के लिए, यद्यपि प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन मैं जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाइयों और बहनों का अपील करूंगा, आप भी अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता, आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया, उसको आज संपूर्ण देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अक्षर से उसको आगे बढ़ाया गया। एक समय था जब देश के अंदर जितनी योजनाएं बनती थी, वो योजनाएं कुछ विशेष लोगों के लिए और उस पर ध्यान केवल इसलिए रखा जाता था कि किस प्रकार से राजनीतिक हितों को साधा जाए। न तो सामाजिक हितों का ध्यान दिया जाता था, न उनके व्यक्तिगत जीवन को देखा जाता था, न समाज को आगे बढ़ाने की बात होती थी। केवल और केवल देश के अंदर जो भी फैसले लिए जाते थे वो फायदे और नफे नुकसान के आधार पर लिए जाते थे। भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां देश के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम प्रारंभ हुआ, वहीं ऐसे हमारे जो पिछले हुए समाज है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, शोषित है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, उन सभी को
आगे लाने का काम किसी के कालखंड में प्रारंभ हुआ है तो भारत माता लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाई बहनों, आज के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित हैं, उनको मान्यता प्राप्त है। लगातार जिस पर हमारे पूर्वज काम करते आए हैं उससे जुड़े रहकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कई बार होता है ऐसा कि हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, जीवन की दौड़ में आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से अगर हम कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हम ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो खड़ा रहता है लेकिन उसकी जड़ें सूख चुकी होती हैं। अंततः एक दिन पेड़ भी सूख जाता है, पहले टहनियाँ सूखती हैं, फल आने बंद हो जाते हैं, पत्तियाँ बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे वह वृक्ष भी धराशायी हो जाता है। इसलिए आज जो हमारा जनजाति समाज है वो हमारे बट वृक्ष रूपी देश की मजबूत जड़ों के समान है। और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसने जनजाति समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर करना हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा अभी यहाँ से समाज कल्याण मंत्री जी बहुत सारी बातों को बता रहे थे, श्री विक्टोरिया जी ने भी जनजाति समाज के क्षेत्र में हम लोग जहाँ तमाम प्रकार से उनकी शिक्षा को लेकर, उनके उन्नयन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। नए नए आवासीय एकलव्य विद्यालय पिछले सालों में खुले हैं, चाहे वो बाजपुर का हो, चाहे खटीमा का हो। हमारा चक्राता क्षेत्र में चलने वाला विद्यालय पहले से ही चल रहा है। और मैं पिछले समय में जब अर्जुन मुंडा साहब से मिला था तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि सुदूरवर्ती क्षेत्र हमारा जो धारपुरा मुंशारी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में और एक हमारे इधर चमोली क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जरूर आवासीय विद्यालय खुलने चाहिए, आवासीय एकलव्य विद्यालय खुलने चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे बहुत सीमांत के क्षेत्र हैं। और क्योंकि सभी जगह के बच्चे वहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को एक बड़ा शिक्षा का केंद्र वहाँ पर मिल पाएगा। और इस दिशा में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने पत्राचार भी किया है और आगे भी स्वयं उनसे मिलूंगा तो इस समय मैं जरूर उनसे बात करूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा और भी जो हमारे जो आवासीय एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं उनको और ज़्यादा विस्तार दिया जाएगा। बहुत सारे जो उनके अंदर अभी विस्तार की काफ़ी संभावनाएं हैं। और वैसे भी भारत सरकार का आदिवासी मंत्रालय हो या हमारे जनजाति मंत्रालय हो, हमारा समाज कल्याण विभाग हो, वो उसके विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। चरणबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। कहीं पर ट्रैक बनेगा, कहीं पर उसमें म्यूजियम बनेंगे, अंदर जो है तमाम प्रकार से अनेकों अच्छी अच्छी लाइब्रेरियाँ, अच्छे पढ़ने के स्थान, खेलने के स्थान जो हमारे बच्चों के भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक होगा। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजाति समाज के उनका एक बड़ा योगदान रहा है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। इस योगदान का स्मरण करते हुए पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और हमारी सरकार ने पिछले वर्ष ONGC में इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाया था। आज भी प्रातःकाल से मैं दूसरी बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। प्रातःकाल में आज बड़ी शोभा यात्रा की और मुख्यमंत्री आवास से ही वो शोभा यात्रा निकली और उसमें हमारे यहाँ की जहाँ पांचों जनजाति समाज के लोग, चाहे वो भोटिया जाति के हों, चाहे खाऊ जनजाति के हों या बस्तार के हों, राजी हों या जौनसार के हों,
दिशा में अपने पारंपरिक जो उनके पहनावा था उसमें आकर उन्होंने अपने अपने उसका प्रदर्शन किया और सब लोगों ने बड़ा शानदार हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम जहाँ हमारे कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं और गैर जनजाति समुदाय को भी जो जनजाति समाज की कला और संस्कृति है उसकी विशेषताओं से नजदीक से उसको जानने का, उसको अवगत कराने का भी कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत अपना दूसरा जनजाति गौरव दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में जनजाति समाज के अविस्मरणीय योगदान, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, उसको याद कर रहा है। भाजपा की सरकार और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रत्येक ऐतिहासिक कार्य का जो लोग लगातार केवल विरोध के लिए विरोध करते रहे हैं, वो हमारे पूरे जनजाति सम्मेलन होते हैं। इन सम्मेलनों पर भी ऐतराज खड़ा करने का, इन पर भी ऐतराज करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम भी कैसे आयोजित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जनजाति समाज द्वारा नव भारत निर्माण में जो जनजाति समाज का एक बड़ा योगदान है, उस योगदान का उनको भान नहीं है, उनको उसकी जानकारी नहीं है कि आज तक जनजातीय समाज के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान की जानकारी से देश को लगातार उसको जो असली जो तथ्य थे उन तथ्यों से दूर रखा गया, अंधेरे में रखा गया और अगर बताया गया होता तो बहुत ही सीमित दायरे में बताया गया। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है और अब कोई भी इसकी संस्कृति और इतिहास के साथ किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। लगातार हर किसी को उसकी जो अस्मिता और उसका जो इतिहास है उस सबको सामने लाने का काम हो रहा है। हमने आज़ादी के नायकों की भूली बिस्ती वीर गाथाओं को देश के सामने लाना है। यह संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसको हम सबको पूरा करना है। यह हमारा कर्तव्य भी है कि जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने समाज को संघर्ष में लगाया है, उसी का परिणाम है कि आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं और भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव होने वाला है। हम आदिवासियों द्वारा किए गए जो आदिवासी जनजातीय समाज के द्वारा किए गए जो बलिदान है, महान बलिदान है, कभी भूल नहीं सकते। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जो सरकार आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, इसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी है, और उन्होंने आदिवासी समाज के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सरकारें केवल दिखावे करती, केवल कुछ अवसरों पर आदिवासी समाज के विकास की बातें किया करती थी, परंतु जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आदिवासी समाज के विकास के लिए तमाम प्रकार के नए प्रयोग, नए काम प्रारंभ हो गए हैं। क्योंकि एक समय था 2014 से पहले, 2014 से पहले भारत की जो पहचान थी वो एक कट्टू भारत के रूप में, एक पिछड़ू भारत के रूप में, अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में, आंखों में आंखें डालकर बात न कर सकने वाले भारत। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहाँ 8.5 साल का कालखंड सरकार का पूरा हुआ है, इस 8.5 साल के कालखंड में भारत एक समृद्ध भारत, समर्थ भारत, समरस भारत, शक्तिशाली भारत और संपूर्ण दुनिया को आंखें में आंखों डालकर बात करने वाला भारत, अपने हितों की बात करने वाला भारत, अब पूरी दुनिया को नेतृत्व देने वाले भारत को भारत की चर्चा नहीं की जा रही है। भाई बहनों, आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, आदिवासी समाज के हितों को ध्यान में रखकर हमारे चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अपनी समस्त योजनाएं बना रही है। भाइयों बहनों, आज के इस पूर्ण अवसर पर आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार उत्तराखंड में
आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के विकास के लिए कोई भी ऐसा काम जो करना आवश्यक होगा उसको दिन रात करती रहेगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। और आज मुझे पूरा भरोसा है कि देश की आज़ादी के अमृत काल में भगवान बिरसा मुंडा जी के आशीर्वाद से जिन्होंने उस समय में अलग जगह, उस समय में आदिवासी समाज का जागरण का काम उन्होंने किया था, आदिवासी समाज के उन्नयन का काम उन्होंने किया था। इसीलिए उनको आज भगवान की श्रेणी है, भगवान है। और हमारा देश अपने अमृत संकल्पों को पूरा करने में भगवान बिरसा मुंडा जी के आशीर्वाद से अवश्य सफल होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि एक कॉर्पस फंड जनजातीय समुदाय की कला संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाया जाएगा और TRI योजना में इसके लिए आगे जो भी योजना बनाया जाएगा और जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाए, इसकी हम लोग एक व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पांचों जनजातियों की संस्था है उत्तराखंड जनजातीय कल्याण समिति, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जमीन भी ढूंढने का काम करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में एक यहाँ पर भूमि का आवंटन हो जाएगा, तो समाज का एक बड़ा केंद्र हो जाएगा, जहाँ से तमाम प्रकार से जो विकास हो, हमारी संस्कृति हो, जनजातीय समुदाय के द्वारा किए जाने वाले कार्य हों, उसको चाहे संपूर्ण देश के अंदर ले जाना हो, दुनिया के अंदर ले जाना हो। इसके लिए आज मैं देखता हूँ कि एक से एक अच्छे काम और जनजातीय समुदाय के द्वारा किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दो चीज़ों के लिए कि एक तो वो जब माला गाँव में आए थे और माला गाँव में उनके समक्ष मैंने जब अपना संबोधन शुरू किया था तो मैंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे लोग कहते हैं कि ये माला गाँव भारत का अंतिम गाँव है। मैंने कहा मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि माला गाँव भारत का पहला गाँव है। और आगे प्रधानमंत्री ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अब जितने भी हमारे सीमांत के गाँव हैं वो सारे के सारे गाँव अब पहले गाँव के इस्तेमाल करेंगे, पहले गाँव के इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारी बहनें जो बहुत सारा, चाहे वो हथकरघा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह में विभिन्न उपकरणों को बनाने का काम करती है, उनके लिए उन्होंने घोषणा करी कि पूरे देशवासियों से उन्होंने अपील करी कि वोकल फॉर लोकल जो स्थानीय उत्पाद है उनके प्रोत्साहन के लिए उन्होंने कहा कुल जो भी हम अपनी धार्मिक यात्रा करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा में